तो मैं बता रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नियासिन है, विटामिन बी 3 जिसको निकोटिनिक एसिड जो है हम कहते हैं। ठीक है। और इसको एंटी प्लेगरा फैक्टर भी कहा जाता है। और ये विटामिन जो होता है हमारी बॉडी में एक ट्रिप्टोफैन उससे सिंथेसाइज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन का लेवल कम होगा तो नियासिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है आपके निकोटीन की जो कि टोबैको के अंदर पाया जाता है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये पायरामिडीन डेरिवेटिव है और एक आपको कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो नजर आ रहा है। तो कार्बोक्सिलेटेड जो है ये फॉर्म है, पायरामिडीन डेरिवेटिव है। और ये खुद बजाते खुद जो है वो एनएडी और एनएडीपी+ की सिंथेसिस में यूज होते हैं। ठीक है। जिस तरह हमने विटामिन बी 2 का पढ़ा था कि वो एफएमएन और एफएडी बनाने के लिए यूज होता था, इसी तरह से इसका फंडा है। ठीक है। तो ये जो है आपका एनएडी बनाने के लिए यूज होता है। तो ये आप देख सकते हैं, हम निकोटिनामाइड की फॉर्म में भी डाइट में ये हमें अवेलेबल होता है और निकोटिन एसिड तो है ही। तो उससे जो है डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है इसलिए कि रिएक्शन नहीं शो किए, तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर आपका निकोटिनामाइड आपको नजर आ रहा है एक साइड पे। ठीक है। एक तरफ एडेनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस पड़ी हुई है। और ये एक और दो जो है आपके न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो नाम क्या हो गया? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और यही जो है वो फुल फॉर्म है एनएडी की, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। और ये जो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक आर ग्रुप नजर आ रहा है। ठीक है। ये जो आर ग्रुप है इसके साथ अगर हाइड्रोक्सल होगा तो ये एनएडी है। और अगर यहाँ पर फॉस्फेट आ जाएगा तो ये एनएडीपी बन जाएगा। दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनएडी एंड एनएडी। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इट इज अवेलेबल इन डेट्स, पीज, ब्रोकली, फिश, मशरूम या यीस्ट, लिवर के अंदर होल ग्रेन्स, मिल्क, एग्स। ट्रिप्टोफैन जो है ये भी बाद ट्रिप्टोफैन जो है ना वो यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नियासिन। तो 60 मिलीग्राम जो ट्रिप्टोफैन है, अगर आप 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो उससे 1 मिलीग्राम नियासिन जो है वो बनता है। ठीक हो गया। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक पूल है पूरा रिएक्शंस का जिसके अंदर नियासिन जो है वो एज ए कोएंजाइम यूज होता है। और आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म हो या कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म हो, उन तमाम मेटाबॉलिज्म्स के अंदर डेफिनेट बात है कि ये एज ए कोएंजाइम यूज हो रहा होता है। तो रिएक्शंस को कवर करना तो आसान काम नहीं है। तो एक जनरल सी बात लिखी हुई है कि नियासिन या एनएडी जो है वो मसल स्ट्रेंथ, माइटोकॉन्ड्रियल जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस, एक्सरसाइज, ग्लाइकोजन, लिवर फैट, तकरीबन हर रिएक्शंस के अंदर जो है वो ये यूज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो नियासिन का फंक्शन है वो एनएडी की बेस पे जो है वो फंक्शन होता है। ठीक है कि एनएडी क्या काम कर रहा है। एनएडी जो है वो एटीपी बनवाता है। तो एटीपी बनेगा तो आपको डेफिनेट बात है कि मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज, लैक्टेट, हीमोग्लोबिन, इन तमाम रिएक्शंस में कहीं ना कहीं एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। डीएनए रिपेयर के अंदर, क्रोमोसोम स्टेबिलिटी के अंदर, सिग्नलिंग के अंदर एनएडी जो है वो यूज होता है। एनर्जी एंजाइम है, डेफिनेट बात है एटीपी बनवा रहा है। ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना एनएडी बनाने जो है वो यूज होता है। बेसिकली जो ट्रिप्टोफैन है ना, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो बनता है। ठीक है। ये जरा कंट्रोवर्शियल बात है कि टीलोमर्स को ये लंबा करता है, लेकिन ये आपकी लेवल की बात नहीं है। टीलोमेर्स जो है वो क्रोमोसोम जो होता है ना, उसके जो एंड पॉइंट पे जो चीज होती है ना उसको टीलोमेर कहते हैं। टेल्स के ऊपर जो चीज पड़ी होती है। और ये बेसिकली आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, ठीक है, डीएनए की जो माइटोसिस होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर टीलोमेर्स शॉर्ट हो जाए तो हम एजिंग की तरफ, यानी हम बूढ़े हो जाते हैं उस वक्त। और अगर टीलोमेर्स खत्म ना हो तो हम जो है वो शायद जवान ही रहे। ठीक है। तो ये बेसिकली टीलोमेर्स एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा कंसर्न नहीं है इसके साथ। एनएडी और एनएडीपी जो है, क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, एनएडीएच टू, एनएडीपीएच टू जो है वो बनता है। तो बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम
जनरल बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है ये उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। सिंगल लाइन जो है अगर आप फंक्शन लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि NAD and NADP दे आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक हो गया। NADP जो है और NADH जो है ये दोनों कहाँ कहाँ यूज होते हैं। NADPH तो जितने भी सिंथेटिक या एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर यूज होता है क्योंकि वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि NADH जो है NADH आपका कैटाबोलिज्म में बनता है जब कैटाबोलिज्म हो रहा होता है और उसके बाद इसको यूज करके जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहां पर इससे ATP जनरेट किए जाते हैं। ठीक है। यानी ये जो है ये एनाबोलिज्म में यूज होता है मेन अगर आप इसको देखें। और ये जो है NADH ये ATP जनरेशन में यूज होता है। यानी जो रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होती है NADPH टू NADP जो बनता होता है वो ये वाला है। और जो ATP बनाने में इन्वॉल्व वैसे दोनों से ATP बनते हैं लेकिन जो मेन जो कैटाबोलिज्म से रिएक्शंस हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वहां पर आपको NADH मिलता है। NAD से NADH वहां पर बनता है। ठीक है। और वो फिर जो है उसको यूज करके ATP बनाए जाते हैं। लेकिन आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिख याद रखें बस कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH होता है और एनाबोलिज्म जो होता है बायोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर NADPH। ये दो लाइनें आपके लिए ना। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो प्लेगरा जो है वो एक डिजीज है। प्लेगरा का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज रफ स्किन। ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है एक नेकलेस लेजन है आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना डिफरेंट लेजन्स बन जाते हैं डर्माटाइटिस हो जाता है। और मोस्टली ये जो ये एरियाज जो हैं हमारी बॉडी फोटो सेंसिटिव हो जाती है तो जिन जिन एरियाज पर लाइट पड़ती है वहां पर ही डर्माटाइटिस आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं फीट और हैंड और जो नेक के रीजन है या फेस है वहां पर ये मसला हुआ है। तो बेसिकली जो सन एक्सपोजर जहां पर होता है वहां पर ये इश्यूज आते हैं। डिजीज जो है वो तीन सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है मेनली आपके CNS सिस्टम को स्किन को और GIT को। जब CNS इन्वॉल्व होता है तो डिमेंशिया होता है मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है। स्किन इन्वॉल्व होती है तो डर्माटाइटिस हो जाती है जहां पर सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं। और उसको नेकलेस या केसल नेकलेस जो है ना लेजन कहते हैं। ये जो ऐसे नेकलेस बन जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट MCQs के अंदर और एवन USMLE वगैरह के अंदर। उसके अंदर सिर्फ डायग्राम शो की होती है और उसमें पूछा जाता है कि बताएं इसको किस विटामिन की। GIT इन्वॉल्व होगी तो डायरिया हो जाएगा और टंग जो है वहां पर ग्लोसाइटिस हो जाता है। तो इन इन सिम्टम्स को अगर हम मिलाएं तो आप देखेंगे 3 Ds हैं डर्माटाइटिस डिमेंशिया डायरिया। ठीक है। और अगर ये एग्रावेट कर जाए तो अल्टीमेटली डेथ जो है वो पेशेंट की हो जाती है। अब ये बड़ा ब्रॉड टर्म में हमने इसको यूज किया है। डर्माटाइटिस के अंदर बहुत सारी अदर कंडीशंस है कि स्किन के ऊपर क्या कुछ हो सकता है। डायरिया के अंदर जो है वो स्टूल जो आपका होता है वो ब्लडी डायरिया हो सकता है म्यूकस आ सकता है। डिमेंशिया के अंदर साइकोसिस हो सकती है उसको उसको जो है डिप्रेशन हो सकता है। तो ये ब्रॉड टर्म में हमने इसको डर्माटाइटिस डायरिया डिमेंशिया कहा है। इसके अंडरलाइन और भी सिम्टम्स हो सकती हैं। देन यही एक डिजीज जो है अगर ये कंजेनिटली आपको मिले यानी कंजेनिटली जीन म्यूटेशंस होगी जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स होती हैं आपकी इंटेस्टाइन के अंदर और आपकी किडनी के अंदर। ठीक है। अगर उन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स क्या होती हैं वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं जो लगे होते हैं जो ट्रिप्टोफैन की अब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो जब नहीं होंगे तो ट्रिप्टोफैन की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। ट्रिप्टोफैन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ट्रिप्टोफैन GIT के अंदर ही रहेगा। ठीक है। जब अंदर रहेगा तो वहां पर वो ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से डायरिया काज कर सकता है। ठीक है। और बाकी डेफिशिएंसी की वजह से डर्माटाइटिस डिमेंशिया वो तो आने ही आने। तो कंजेनिटल जो प्लेग्रा है उसको हार्टनप डिजीज कहते हैं। ये हार्पर के अंदर लिखी हुई है लिपन कॉर्ड के अंदर नहीं लिखी। हार्टनप डिजीज क्या है। हार्टनप डिजीज जो है इसी में से अगर आप इसके नाम में से अगर आप चीजें ले लें हार्टनप HA के बाद जो है ना AR जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। T का मतलब है ट्रांसपोर्ट चैनल जो है वो ट्रिप्टोफैन का नहीं है। और NU का मतलब क्या है। NU रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी रिनल टिब्यूल्स और इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये जो है डिजीज आपकी ये वही है लेकिन ये कंजेनिटल है इसके अंदर जीन म्यूटेशन हुई है।
एक डाइटरी डेफिशिएंसी थी और एक ये कंजेनिटल है। बाकी वही सिम्टम्स आएंगे जो प्लेगरा की होती है। थेराप्यूटिक यूज की अगर मैं बात करूं तो थेराप्यूटिक यूज जो है यानी इसके अलावा जो है इसका क्या यूज हो सकते हैं, तो नियासिन जो है ये आपकी जो लिपोलाइसिस है ना उसको इनहिबिट करता है, लिपोलाइसिस नहीं होने देता। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये आपके ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स का लेवल कम कर देता है। तो फ्री फैटी एसिड्स का लेवल कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है लिवर के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस को कम करता है। इसका मतलब हम ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो है ये जो ब्लॉक करता है, ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जिनको ये ब्लॉक कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। आपका जो एलडीएल होता है ना, एलडीएल वीएलडीएल, उनकी सिंथेसिस के लिए ना एंजाइम्स होते हैं। तो ये उन एंजाइम्स को कर देता है ब्लॉक। जब ये उन एंजाइम को ब्लॉक करता है, स्पेशली वीएलडीएल फॉर्मेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से एलडीएल का लेवल कम हो जाता है। और जब एलडीएल का लेवल कम होता है तो इनके अंदर होता है आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्टेरॉल। ये ट्राइग्लिसराइड जो है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एलडीएल के अंदर कोलेस्टेरॉल होता है। तो जब एलडीएल का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोलेस्टेरॉल का लेवल कम हो जाएगा। आप सभी इन तमाम रिएक्शंस के अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड लेवल कम कर रहे हैं। तो एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया टाइप 2 बी। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर आपको मिलता है एलिवेटेड एलडीएल एंड वीएलडीएल लेवल्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारा नियासिन जो है वो इनको कम कर रहा है तो हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको दे सकते हैं। सो ये जो है टोटल टॉपिक था हमारा। इसके अंदर इस, यदि आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।